अक्सर हमने सोशलिज्म वर्ड को वर्ल्ड हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस में देखा होगा। तो क्या आप सोशलिज्म को जानते हैं कि समाजवाद क्या है? नहीं तो कोई बात नहीं, आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि समाजवाद क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शर्मा है और आपका द स्टडी व्हील चैनल पर स्वागत है। तो चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि समाजवाद क्या है, और समाजवाद को समझने के लिए हमें पूंजीवाद को समझना होगा कि पूंजीवाद क्या है। तो पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो संपत्ति का स्वामित्व होता है, जो ओनरशिप ऑफ वेल्थ होती है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उत्पादन के साधन, और जो वितरण प्रणाली होती है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होती है, उस पर एक प्राइवेट व्यक्ति मीन्स एक इंडिविजुअल पर्सन का कंट्रोल होता है। इसको समझने के लिए हम देखो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि कोई उद्योगपति हो गया, ये मुकेश अंबानी जी हैं। इनके पास एक लैंड है जिसके ऊपर इनको अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी है। इन्हें कोई प्रोडक्ट कैपिटल इन्वेस्ट करके कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, उन्हें कार बनानी है। तो कार बनाने के लिए उन्हें क्या क्या चाहिए होगा? उन्हें कैपिटल चाहिए होगा जो उनके पास ऑलरेडी है। उन्हें एक लैंड चाहिए जहाँ पे उन्हें एक फैक्ट्री सेटअप करनी है। तो वो उस लैंड को परचेज करेंगे, उसके ऊपर ये फैक्ट्री सेटअप करेंगे। फिर ये उस कैपिटल को इन्वेस्ट किस में करेंगे? मशीनरी में इन्वेस्ट करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करेंगे, मार्केटिंग में इन्वेस्ट करेंगे, और इनको उस फैक्ट्री में काम करने के लिए लेबर की भी ज़रूरत होगी। तो कुल मिला के एक व्यक्ति विशेष इन सब चीज़ों के ऊपर अपना कंट्रोल रखेगा, वो इनको अपने हिसाब से चलाएगा। और ये सब चीज़ें किस लिए की जा रही हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए। जब मतलब इनका जो मेन मोटिव क्या है? इनका मेन मोटिव है प्रॉफिट कमाना। तो जो कैपिटलिस्ट जो आइडियोलॉजी वो कहती है कि एक व्यक्ति जो पूंजीपति है, जिसके पास संपत्ति है, वो प्रॉफिट कमाने के लिए इन चीज़ों का यूज़ कर सकता है। उसके पास उसकी खुद की संपत्ति होगी जो वो प्रॉफिट कमा कमा कर वो और उसमें इंक्रीजमेंट करता जाएगा, है ना, इसे इंक्रीज करता जाएगा। बट इसके क्या दुष्परिणाम हुए? जैसे कि हम देखते हैं, और अगर हम हिस्ट्री में जाकर देखें तो 1850 के आसपास इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है। वहाँ हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति के बाद जो नए नए पूंजीपति जो कैपिटलिस्ट थे, जिनको फ्री ट्रेड करने की गवर्नमेंट ने छूट दी थी कि आप मुक्त व्यापार मीन्स आप इजीली अपने बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, आप कोई भी किसी भी तरह का प्रोडक्ट है उसको आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो प्राइवेट जो इंडिविजुअल पर्सन्स थे, उन्होंने अपनी जो उनके पास पूंजी थी, जो पैतृक संपत्ति हो सकती है या उनके पास कोई भी पैसा था, उसको उन्होंने प्रोडक्शन में इन्वेस्ट किया। अब इन्वेस्ट करने से उनको क्या हुआ? उनको लाभ हुआ, प्रॉफिट उन्होंने गेन किया। बट जहां एक व्यक्ति पूंजी निवेश करके अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करके प्रॉफिट गेन कर रहा था, वहीं पर जो लेबर क्लास थी, जो अपनी मेहनत दे रही थी, उसे उसकी सैलरी मिल रही थी। बट जितना प्रॉफिट जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने पे कैपिटलिस्ट कमा रहा था, उतनी जो इनकम थी, उतनी आमदनी थी, वो किसी एक मजदूर की नहीं हो पा रही थी, मजदूरों की नहीं हो पा रही थी। इससे क्या हो रहा था? इससे क्लास स्ट्रगल हो रहा था। देखिए, एक गाड़ी बनाने के ऊपर जितना प्रॉफिट मुकेश अंबानी को हो रहा है, उतना प्रॉफिट लेबर्स को नहीं हो रहा। और यहाँ पे जैसे मुकेश अंबानी, अगर उनको अपना प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है तो क्या करेंगे? या तो उस गाड़ी की कीमत को ज़्यादा कर देंगे जिससे उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो, या फिर वो क्या करेंगे कि जो गाड़ी बनाने में जो कीमत खर्च हो रही है, मीन्स जो उनका खर्चा आ रहा है, उसको कम करेंगे। उसको कम करने के लिए वो क्या करेंगे? या तो जो मजदूर रोज 8 घंटे काम कर रही थी, उसके काम के घंटों में वृद्धि कर देंगे, उनको इंक्रीज कर देंगे, या फिर उनकी जो सैलरी थी उसको कम कर देंगे। अब इससे क्या होगा? इनका तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, ये क्योंकि कंट्रोल कर रहे हैं मार्केट को। बट जो लेबर क्लास है उसको कहाँ से मिलेगा? तो इससे क्या हो रहा था कि जो एक गाड़ी बनाने में इनका तो पैसा लगा, इनकी मेहनत लगी है, मीन्स दोनों का इक्वल उसमें अंदर पार्टिसिपेशन है। बट प्रॉफिट किसको ज्यादा हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है कैपिटलिस्ट को। तो यही एक क्लास स्ट्रगल देखने को मिल रहा था कि जो लेबर जो औद्योगिक क्रांति के समय जो नए नए उद्योग सेटअप हो रहे थे, तो वहां देख रहे थे जो लेबर क्लास थी उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। उस समय अमीर और अमीर होते जा रहे थे और गरीब होते जा रहे थे। उनकी जो हालात थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे नहीं थे, जिससे जो समाज था उसमें एक असंतोष बन रहा था, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही थी। तो इसको काउंटर करने के लिए कुछ विचारकों ने समाजवादी विचार दिए। अब हम समझते हैं कि समाजवाद क्या है। जैसे कि हमने कैपिटलिज्म को समझा कि कैपिटलिज्म में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर जो कंट्रोल होता है, जो वितरण प्रणाली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर एक प्राइवेट फर्म या प्राइवेट इंडिविजुअल पर्सन का कंट्रोल होता है,
वहीं समाजवाद ये कहता है कि एक ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें संपत्ति का स्वामित्व, उत्पादन के साधन और वितरण प्रणाली, इन तीनों ही चीजों पर पूरे समाज का कंट्रोल होगा। समाज का मतलब जो डिसीजन यहाँ पर एक व्यक्ति ले रहा था, अब वो डिसीजन यहाँ पर पूरी कम्युनिटी द्वारा लिया जाएगा कि कहाँ पर क्या सेटअप करना है, वहाँ पे कितनी लेबर काम करेगी, उन्हें क्या मतलब उन्हें क्या सैलरी दी जाएगी, और कैपिटल जो है उसके ऊपर, जहाँ पे देखा था हमने कैपिटल का मालिक ये व्यक्ति था, अब इस कैपिटल का मालिक यहाँ पे पूरे सामाजिक जो समाज होगा वो होगा। क्लियर। तो इससे क्या होगा, इससे जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बन रही थी, मीन्स जहाँ पे एक व्यक्ति दिनों दिन पैसों वाला बनता जा रहा था, अब उसके स्थान पे जो समाज है, जो समाज इस चीज़ों को नियंत्रित कर रहा है, अब वो ये समाज क्या करेगा कि जो लोग हैं उनको वो इक्वली चीज ट्रीट करेगा। ठीक है। जैसे हम यहाँ समझते हैं कि जैसे मैं अभी बताया मैंने आपको कि जहाँ कैपिटलिज्म में इन चारों चीज पे एक व्यक्ति का नियंत्रण था, वहीं सोशलिज्म में इसके जो इन चारों चीजों पर किसका कंट्रोल है, इन चारों चीजों पे पूरे समाज का कंट्रोल है। और ये कंट्रोल किसके माध्यम से होता है, ये कंट्रोल सरकार या राज्य के माध्यम से होता है, वो सरकार जिसको जनता ने चुना है। क्लियर। तो इससे क्या होगा कि अब जो भी प्रोडक्शन हो रही है तो वो एक सोसाइटी डिसाइड कर रही है कि प्रोडक्शन में हमें क्या प्रोड्यूस करना है, क्योंकि जो भी रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, अब उसके ऊपर समाज का नियंत्रण है। तो समाज देखेगा कि इनका सबसे सही उपयोग कैसे किया जा सकता है। यदि हम गाड़ी बनाते हैं तो नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा खर्च होंगे और उसमें जो बेनिफिट होगा वो कुछ ही लोगों को होगा। बट हम रेलवे सेटअप करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लगाते हैं, तो नेचुरल रिसोर्सेज उसके मुकाबले कम लगेंगे और फायदा ज़्यादा होगा। तो समाजवाद में क्या होता है, एक आर्थिक नियोजन होता है, मीन्स इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है। तो यही एक समाजवादी व्यवस्था है जिसका 1850 के बाद हम देखते हैं धीरे धीरे विकास होना शुरू हुआ, और ये विश्व के बहुत से देशों में काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली भी दिखाई देती है। तो अब हम देखेंगे कि समाजवाद का महत्व क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि समाजवाद व्यक्तिगत संपत्ति तथा शोषण व अन्याय पर आधारित व्यवस्था को समाप्त करता है और समानता और न्याय आधारित समाज की स्थापना करता है। तो वही बात जो अभी हमने पहले समझी है कि समाजवाद व्यक्तिगत संपत्ति को, जैसे कि हम देखते हैं मुकेश अंबानी की जो व्यक्तिगत संपत्ति है वही। दूसरा शोषण और अन्याय, जो प्रॉफिट एक व्यक्ति को ज़्यादा हो रहा था वहाँ पे और एक प्रॉफिट लोगों को कम हो रहा था, वहाँ पे उनको कम सैलरी मिल रही थी, मीन्स उनका शोषण हो रहा था, उनका अन्याय हो रहा था, आर्थिक असमानता देखने को मिल रही थी। तो ऐसी व्यवस्था को जो समाजवाद है वो समाप्त करता है। क्लियर। और वो एक न्याय आधारित समाज, मीन्स आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय जैसी बात करता है। वहीं हम देखेंगे जो अभी हमने देखा कैपिटलिज्म, उसके बाद देखा था हमने कि औद्योगिक क्रांति के जो दुष्परिणाम थे जिससे क्लास स्ट्रगल देखने को मिला था, तो वो जो क्लास स्ट्रगल था उसी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हुई थी, जिसके बाद समाजवादी विचारों की शुरुआत हुई थी। ठीक है। अब हम देखेंगे कि समाजवाद की विशेषताएं क्या हैं। तो समाजवाद की विशेषताओं में हम पहले देखेंगे कि उत्पादन और वितरण प्रणाली पर राज्य द्वारा कार्यान्वित, मीन्स जैसे जो प्रोडक्शन हो रही है, जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, उसको स्टेट कंट्रोल करता है। जैसे कि स्टेट देखता है कि अभी हमें डिमांड किस चीज़ की है बाजार में, या लोगों की जो नीड है, ज़रूरत क्या है, तो वो राज्य निर्धारित करता है कि लोगों को हमें लग रहा है कि जैसे स्टेट है, उस स्टेट को लग रहा है कि लोगों को इस समय गेहूं की ज़्यादा ज़रूरत है, तो गेहूं के उत्पादन को वृद्धि करने के लिए प्रमोट करेगा। वो जो लैंड जिस पे कंट्रोल राज्य का है, उस लैंड पे वो गेहूं उगवाएगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। आज ये डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स ये कि कैसे इसको जनता तक पहुंचाना है, ये डिसीजन भी स्टेट द्वारा लिया जाएगा कि इसको मार्केट में सेल किसके थ्रू करना है। क्लियर। तो ये सब जो निर्णय है जो कैपिटलिज्म में एक व्यक्ति लेता है, वो समाजवाद में एक पूरा स्ट्रक्चर होता है जनता द्वारा चुना हुआ, तो वो लेता है। क्लियर। दूसरा, इसमें एक केंद्रीकृत नियोजन सत्ता में सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी मीन्स जैसे जो राज्य है वो एक मीन्स एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को लोगों ने ऑप्ट किया है, उसे चुना है, बट उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन बॉडी होगी, जो प्लानिंग करेगी, जो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए देखेगी, तो वो होगी एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। तो वो देखेगी कि क्या
क्या मतलब प्रोडक्शन किस चीज़ की होनी है, कहाँ पर प्रोडक्शन होनी है, कितनी प्रोडक्शन होनी है और उसको किसके थ्रू मतलब डिस्ट्रीब्यूट करवाना है। तो इस काम को कौन करता है? इसको करवाता तो राज्य है, लेकिन करता कौन है? एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है जो इस काम को करवाती है। वहीं जो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है वो आने वाले सालों के लिए जैसे कि जो समाजवादी विचारधारा वाले राज्य होते हैं वो क्या करते हैं कि वो डेवलपमेंट के लिए जैसे वो फ्यूचर प्लान्स क्रिएट करते हैं कि हमें किस क्षेत्र में, किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है जिससे लोगों को फ़ायदा हो। जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उन्हें इन्वेस्टमेंट करना है जिससे लोगों को फ़ायदा होगा और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगी, तो वो उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो ग्रेजुअली धीरे धीरे उसमें इंक्रीजमेंट करेंगे। तो क्या होता है कि जो जो सेक्टर वाइज यहाँ पे एक प्लानिंग की जाती है हर सेक्टर को कि किसको कितना अलॉट करना है या कहाँ पे कितनी ग्रोथ करनी है। तो जो समाजवादी व्यवस्था या समाजवादी आर्थिक व्यवस्था वाले जो राज्य होते हैं, देश होते हैं, वहाँ पे एक इकोनॉमिक प्लान तैयार किए जाते हैं। जैसे हम अपने भारत में भी देख सकते हैं, जब हमने जो आज़ादी के बाद देखा था जो सरकारें बनी थी उन्होंने योजना आयोग का गठन किया था। एक आयोग जैसे कि यहाँ पे देखा हमने एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी थी, तो भारत में क्या था? भारत में था योजना आयोग। और उसका काम क्या था? वो जैसे हमने देखा ना कि पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तो शुरुआत में हमने हैवी मशीनरी में इन्वेस्ट किया था। तो हैवी मशीनरी में इन्वेस्ट क्यों किया था? कि हम फ्यूचर डेवलपमेंट देख रहे थे। जब हैवी मशीनरी होगी तो हम हमारे यहाँ पे जो घरेलू उत्पाद है, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, उसको इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें हैवी मशीनरी की ज़रूरत होती है। तो हमने स्टार्टिंग में उसमें इन्वेस्ट किया। वहीं हम देखते हैं कि हमने अपने हरित क्रांति भी हमने लाए थे, ग्रीन रेवोल्यूशन। वो क्या था? वो भी एक इकोनॉमिक प्लानिंग का पार्ट था। तो सेम जो समाजवादी व्यवस्था वाले जो देश होते हैं वो इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं कि फ्यूचर में उनको अपने देश में कहाँ कहाँ क्या क्या करने की ज़रूरत है। देन हम देखते हैं कि जो समाजवादी व्यवस्था है इसके अंदर एक जो बेनिफिट है वो ये है कि इसमें जो इकोनॉमिक इक्वालिटी देखने को मिलती है। मीन्स जैसे कि गवर्नमेंट जो ऑन चीज़ें हैं, जो गवर्नमेंट ही प्रोडक्शन कर रही है, गवर्नमेंट ही उसको कंट्रोल कर रही है। तो क्या होता है कि गवर्नमेंट कि यहाँ पे जो बिजनेस कर रही है वो गवर्नमेंट कर रही है। तो गवर्नमेंट कौन है? गवर्नमेंट जॉब्स देती है। अब सभी यदि जॉब करेंगे, क्योंकि बिजनेस तो कोई इंडिविजुअल पर्सन वहाँ कर नहीं रहा, वहाँ पे गवर्नमेंट सब कुछ देख रही है, गवर्नमेंट प्रोडक्शन करवा रही है, तो वहाँ पे प्रोडक्शन करा रही है तो लेबर तो जनता ही होगी। तो जनता को वहाँ जॉब ज़्यादा मिलती है और उनको उनकी योग्यता के अनुसार पैसा दिया जाता है। इससे आर्थिक समानता आती है। इसमें ऐसा नहीं होता कि कोई व्यक्ति जिसके पास पैसा था उसने पैसा इन्वेस्ट करके और पैसा कमाया, फिर उस पैसे से और पैसा कमाया। तो एक साइकिल जो बन रही थी जिससे अमीर अमीर हो रहा था और गरीब गरीब हो रहा था, वो साइकिल यहाँ देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर व्यक्ति जितना काम करता है उसको उतना उसकी मजदूरी मिल जाती है। इससे एक सभी लोगों को एक तो यहाँ पे काम मिलता है। इससे क्या होता है? एक आर्थिक समानता देखने को मिलती है। देन ऐसे जो समाजवादी व्यवस्था वाले राज्य होते हैं उसमें हम देखते हैं कि कंपटीशन नहीं होता। कंपटीशन क्यों नहीं होता? जैसे कैपिटलिस्ट जो देश होते हैं या कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी होती है उसमें क्या होता है कि पूंजीपति होता है। अब वहाँ पे एक पूंजीपति नहीं होता, बहुत से पूंजीपति होते हैं। अब एक ही कार को, जैसे कोई टेस्ला की कंपनी है, कोई BMW है, कोई ऑडी है, तो ये क्या है? ये सब कार बना रही है, बट इनमें क्या है? एक कंपटीशन है कि हमें अपना प्रोडक्ट अच्छा बनाना है, इसको लग्जरियस बनाना है और इससे उनको प्रॉफिट जनरेट करना है। तो इनमें क्या होता है? आपसी कंपटीशन होता है। और कंपटीशन में क्या होगा कि कॉस्ट को कम रखना है और चीज़ों को मतलब कॉस्ट कम करने के लिए क्या करेंगे कि शोषण होता है एक तरीके से दूसरे व्यक्ति का। मार्केट में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है कि काफ़ी ज़्यादा, जैसे लेबर है, लेबर के ऊपर बर्डन आएगा कि उन्हें काम ज़्यादा करना पड़ रहा है। एक जो मतलब उनकी जरूर जो उनकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा उन्हें काम करना पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन, अगर वो काम नहीं करेंगे तो पिछड़ जाएंगे। वहीं उनको सैलरी इतनी नहीं मिलती, क्योंकि अगर कॉस्ट उनकी जो कंपनी, जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं, अगर उसमें कंपनी में उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी उस जो प्रोडक्ट उन्होंने बनाया, तो फिर वो मार्केट में सेल नहीं होगा। तो जो ऐसा कंपटीशन होता है इसमें नुकसान भी देखने को मिलता है। तो यही एक जो रीज़न है समाजवादी व्यवस्था में कि कंपटीशन नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट जो इंडिविजुअल पर्सन्स होते हैं वो नहीं होते। वहाँ पे गवर्नमेंट होती है जो वो खुद प्रोडक्शन करती है, वो खुद देखती है कि उसे क्या बनाना है। तो जहाँ प्राइवेट ऑन सेक्टर्स होते हैं, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में लोग गाड़ी बना रहे हैं तो या कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, वहाँ हमें कंपटीशन देखने को मिल रहा है। बट जहाँ सरकार खुद प्रोडक्शन कर रही है वहाँ पे कंपटीशन जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती। तो ये एक फ़ायदा है जिससे समाजवादी व्यवस्था में देखने को मिलता है।
देन अब हम देखेंगे कि समाजवादी जो व्यवस्था वाले राज्य हैं उनकी जो आलोचना है वो किस आधार पे की जाती है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोग हैं वो सोशलिज्म को काफ़ी क्रिटिसाइज करते हैं। तो उसकी क्रिटिसिज्म क्यों किया जाता है हम उसको देखते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें जो प्रेरणा का अभाव देखने को मिलता है। प्रेरणा का अभाव देखने से मतलब ये है कि यहाँ पे एक गवर्नमेंट है जिसके अंडर में सारी जो यूनिट्स हैं जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, तो वहाँ पे जो लोग हैं वो सब लेबर्स हैं, वो काम कर रही है, उन्हें सैलरी मिलेगी। अब उनके इंसेंटिव, इसमें कहना लैक ऑफ इंसेंटिव, इंसेंटिव से मतलब ये है कि वो अगर कुछ अच्छा करेंगे तो उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। एक उद्योगपति है, यदि वो अपनी फील्ड में अच्छा करेगा तो उसे प्रॉफिट की वो होती है कि उसे प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। बट यहाँ पे सभी लेबर्स हैं, सभी जॉब कर रहे हैं, उनकी 8 घंटे की शिफ्ट है, अगर वो 10 घंटे काम करेंगे तो सैलरी तो उन्हें उतनी मिलनी है, मतलब उतने लेवल पे प्रॉफिट नहीं मिलेगा जितना उन्हें कैपिटलिज्म जो आइडियोलॉजी वाले लोग हैं जहाँ पे वो अगर अपना टाइम अपने रिसोर्सेज इन्वेस्ट करते तो उनको प्रॉफिट होता। तो ऐसे में देखने को मिलता है कि लोगों में एक प्रेरणा का अभाव होता है, ज़्यादा काम करने का कोई इच्छा नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता है उन्हें फिक्स सैलरी है, वो उतनी सैलरी उन्हें मिलती रहेगी, वो काम उतना ही करते हैं जितना मतलब उन्हें करना चाहिए, उससे ज़्यादा वो काम नहीं करते हैं, अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाते हैं। देन हम सेकंड पॉइंट देखेंगे कि कुशलता और उत्पादकता की कमी, मतलब एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी जो होती है वो कम देखने को मिलती है। ऐसा क्यों? देखिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि गवर्नमेंट ओन कंपनीज हैं, गवर्नमेंट उनको कंट्रोल कर रही है, गवर्नमेंट उनको चला रही है, तो यहाँ पे सब लेबर्स हैं। अब कोई व्यक्ति अपने ज़्यादा प्रोडक्टिविटी से काम अधिक करेगा तो उसे लगेगा कि मुझे ज़्यादा मिलेगा, क्या मिलेगा? तो कुछ भी नहीं। तो अगर उसमें क्षमता है कुछ अच्छा बेहतर करने की तो भी वो बेहतर नहीं करेगा, क्योंकि वो बेहतर करके उसे मिलना कुछ नहीं है। क्लियर? तो ऐसे में क्या होता है कि जो लोगों की प्रोडक्टिविटी होती है वो कम देखने को मिलती है। वो सिर्फ नॉर्मल वे में काम करते हैं, जितना उन्हें काम मिलता है वो उतना काम करते हैं, उससे ज़्यादा वो अपने एफर्ट लगाने की इच्छा नहीं करते। तो जैसे हमने देखा, पहला और दूसरा पॉइंट एक ही वे में है लेकिन दोनों थोड़ा अलग हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं रेड टेपिज्म और नौकरशाही। रेड टेपिज्म क्या है? रेड टेपिज्म एक ऐसी व्यवस्था है जैसे कि कोई विभाग है, कोई फैक्ट्री सेटअप होना है तो वहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स की एक परमिशन लेनी होती है, जैसे एनजीटी की, नेशनल ग्रिड ट्रिब्यूनल हो गया, और पोल्यूशन डिपार्टमेंट की हो गई, रोड डिपार्टमेंट की हो गई, है ना। तो ऐसे बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट्स की एक परमिशन लेना, फिर ऐसे फाइलिंग हर डिपार्टमेंट में जाती है। तो रेड टेपिज्म एक ऐसी चीज़ है जिसमें काम बहुत लंबा हो जाता है। मीन्स जिस काम को जल्दी और कम समय में हो जाना चाहिए वो फाइलों में, दफ्तरों में घूमते फिरते और उस प्रोसीजर में अटक के ही रह जाता है। तो जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है, जो उसकी जो कंपनियां होती हैं, वो इस लाल फीताशाही और नौकरशाही में फंस के रह जाती है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। वो एक फाइल दूसरे के पास जाएगी, फिर तीसरे डिपार्टमेंट में जाएगी, फिर चौथे डिपार्टमेंट में जाएगी। तो ऐसे क्या होता है, एक टाइम पीरियड लंबा हो जाता है। वहीं प्राइवेट सेक्टर में एक व्यक्ति होता है जिसको खुद डिसाइड करना होता है और फटाफट से वो उन सारे प्रोसीजर को करता चले जाता है। तो वहाँ पे बिजनेस मॉडल ज़्यादा अच्छे से काम कर पाता है मुकाबले एक गवर्नमेंट ओन सेक्टर के। क्लियर? तो फोर्थ पॉइंट देखेंगे हम, इसमें क्या है कि कंज्यूमर सोवरेनिटी। इसका मतलब है कि उपभोक्ता की जो प्रभुता होती है वो समाप्त हो जाती है। जो प्राइवेट सेक्टर है और जो गवर्नमेंट सेक्टर है, मीन्स जो कैपिटलिज्म है और सोशलिज्म में एक फ़र्क यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है वो वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स की है जो रेंज होती है, जो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे लैपटॉप है, लैपटॉप को अलग अलग कंपनियाँ बना रही हैं, फ़ोन्स हैं उसको अलग अलग कंपनियाँ बना रही हैं। तो इससे क्या होगा कि वैरायटी और क्वालिटी अलग अलग देखने को मिलती हैं। वहाँ कंपटीशन इस जगह पे देखें तो कंपटीशन अच्छा है, क्योंकि जब कंपटीशन होता है तो जो कस्टमर्स होते हैं उनको वैरायटी मिलती है, उनको क्वालिटी देखने को मिलती है, उनके पास ऑप्शंस होते हैं। बट जब कोई गवर्नमेंट ओन सेक्टर्स होते हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या बनाना है, तो वो एक दो चीज़ तक ही चीज़ बनाती है। मीन्स जो कस्टमर होते हैं उसके पास ऑप्शंस नहीं होते हैं। और जो कैपिटलिज्म जो आइडियोलॉजी वाले देश है वहाँ पे ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं। हम एक एग्जांपल जैसे ले सकते हैं कि कोई गवर्नमेंट है, उसने कार बनाई है, तो वो एक गवर्नमेंट ही तो बना रही है कार। वो एक तो नहीं है कि 2-3 तरह की कार, 4 तरह की कार बना देगी, उसकी क्वालिटियाँ रख देगी, उसकी क्वालिटी अलग रख देगी, होता है ना ऐसा। तो वही सेम फैक्टर यहाँ काम करता है
कि यहाँ पे जो कस्टमर होता है उसे वही प्रोडक्ट लेना पड़ता है जो गवर्नमेंट उसे प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो कस्टमर की जो प्रभुता होती है, मतलब उसकी सोवेनिटी होती है, उसको चुनने का जो अधिकार होता है वो बहुत सीमित होता है। जैसे और जो हम देखते हैं कैपिटल इकोनॉमी है, वहाँ पे इनका जो अधिकार होता है वो इससे कहीं ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। इसका मतलब ये है कि जैसे कोई गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट उसको चला रही है, तो वहाँ पर जो व्यक्तिगत निर्णय होते हैं, कोई प्राइवेट जो इंडिविजुअल व्यक्ति है जो अपना निर्णय लेना चाहता है, वो कुछ अच्छा करना चाहता है, तो उसकी स्वतंत्रता वहाँ पे नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि वो पूरा सेटअप एक कलेक्टिव वे में चलता है, एक सामूहिक रूप से निर्णय लिए जाते हैं, सामूहिक रूप से ही उसको मतलब एग्जीक्यूट किया जाता है। वहाँ पे एक व्यक्ति डिसीजन नहीं लेता है। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है। ठीक है, वहीं हम कैपिटलिज्म में देखते हैं कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है वो अधिक होती है। वहाँ पे एक प्राइवेट जो पर्सन है वो अपने डिसीजन ले सकता है, उनको इम्प्लीमेंट कर सकता है, उनको एग्जीक्यूट कर सकता है, तो उसको उस स्थिति में ज़्यादा स्वतंत्रता होती है बजाय एक समाजवादी व्यवस्था में एक व्यक्ति को। ठीक है, व्यक्ति के। तो इस प्रकार हमने आज अपने इस वीडियो में समझा कि समाजवाद क्या है, समाजवाद की शुरुआत के ऐसे क्या कारण थे कि उसको उस विचार को शुरुआत हुई, या फिर हम इसके बाद हमने देखा कि समाजवाद की क्या विशेषताएं हैं जो इसे पूंजीवाद से अलग करती हैं। वहीं हमने ये देखा कि समाजवाद की किस आधार पर पूंजीवादी विचारधारा वाले लोग आलोचना करते हैं। तो अपनी वीडियो में आज हमने इन चारों चीज़ों को समझा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।